शुरुआतहु ला शरीक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान थाना गुलगश्त की हदूद में। एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक खातून को उसके अपने ही घर में इस पुरतशद्दुद तरीके से कत्ल किया गया कि देखने वाले दंग रह गए। और जो भी वहां पहुंचा तो वो हैरान रह गया कि आखिर मामला क्या था। मामला कोई गैरत का था, मामला कोई लेन देन का था, या मामला कोई डकैती का था। तो बहुत सारे वो सवालात वो ब्लाइंड मर्डर छोड़ गया, जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी परेशान थे कि आखिर ये कत्ल किसने और क्यों किया। तफसीलात जानने के लिए, पस मंज़र जानने के लिए, वो तमाम वजूहात जानने के लिए जिसकी वजह से ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मुल्तान में पेश आया। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, जहाँ बात की जाए परवीन कत्ल केस की, तो जहाँ थाना गुलगश्त मुल्तान का सबसे मशहूर थाना है, क्योंकि सबसे आबादी वाली जगह है। तो वहाँ एक कत्ल होता है और कत्ल में जब पता चलता है कि एक खातून का कत्ल कर दिया गया और जिस बेईमाना तरीके से वो कत्ल किया जाता है, तो जब पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है तो कुछ समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि जिस तरीके से वो कत्ल हुआ था, जिस तरीके से उस खातून पर तशद्दुद हुआ था, तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर किसकी इतनी बड़ी दुश्मनी है, कौन ऐसा कर सकता है। और जिस तरीके से वो कत्ल पुलिस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था कि कोई क्लू नहीं था, कोई कुछ नहीं था, इसी तरीके से उस फैमिली के लिए भी जिनकी वो खातून कत्ल हुई थी। तो इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो परवीन बीबी के जो खामिंद हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो उन्हीं से जानता हूँ कि आखिर सारे मामलात क्या थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। पान साहब, क्या कहेंगे कि कितने अरसे पहले आपकी शादी हुई थी? कितना जो आपकी इस अजियत का एक ताल्लुक़ था, कितना अरसा बीता उससे? ये सारा में हो गया तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए थे 8 साल। शादी का। हाँ, आपका एक ताल्लुक़, एक रिश्ता रहा। हाँ जी, और हाँ जी, एक हमारा वालिदैन के रिश्ते के बाद सबसे बड़ा रिश्ता जो होता है वो एक बीवी के साथ हाँ होता है, एक दूसरे का लिबास कहा जाता हाँ जी, है। बिल्कुल। तो कैसे गुजरे ये 8 साल आप लोगों? ये देखो, इतना खुशहाली से गुजरे हैं, कभी लड़ाई झगड़ा ऐसे। और मियाँ बीवी हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत और प्यार करते थे, एक दूसरे से रहते नहीं थे। तो माशाल्लाह मैंने उसको पहले उम्रा भी करवाया था। अच्छा। तो हमारी ज़िंदगी जो बहुत अच्छी गुजरी है, किसी से दुश्मनी नहीं है, ना ससुर वाले से और ना मेरे माँ बाप से, मेरी बेगम की ऐसे कोई मसला नहीं था। हम बहुत खुशहाल रहते थे, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी थी। तो अभी भी माशाल्लाह ये उम्र से आई थी, अभी भी उसको तकरीबन कोई हो गए थे 10-15 दिन हुए थे उम्र से आई थी। सही। तो ऐसे ज़िंदगी तो हमारी माशाल्लाह अच्छी गुजरी है और बहुत अच्छी गुजरी थी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि जब ये जिस दिन ये अफसोसनाक वाक़या होता है, हाँ जी, हुआ था, ये सानिया था, ये जो क़यामत कहना गलत नहीं होगा, ये जो तो आपके घर पर गुजरी, आप पर गुजरी, तो किस तरीके से आपको इत्ला मिलती है, या आप जब ये पहुँचते हैं तो? सुबह सर हमने नाश्ता वगैरह किया, उसने मुझे नाश्ता बना दिया है और एंड पे उसने मुझे चाय दी है। तो मैंने बोला, मैंने कहा फिर मैं काम पे जा रहा हूँ। कहती चलो ठीक है माशाल्लाह जाओ। तो दुकान भी मेरी एक साथ भी थी, इतनी दूर नहीं थी, तकरीबन कोई 200-100 फुट पे दूर थी, दूसरी गली में बैठा था। तो जैसे उधर से फिर मैं आगे काम पे चला गया हूँ। तकरीबन कोई वाक़या हुआ 4-1 बजे का, तो मेरा शर्गिर्द गया। वैसे भी पहले जाते थे, कभी पानी लेने जाते थे, कभी वाशरूम में जाते, खाने के लिए कोई चीज़ मंगवा लेती है, कभी मेहमान आ जाते हैं तो वो कहती है चलो कुछ चीज़ मंगवा दो। तो उस दिन पता नहीं क्या था, कॉल भी नहीं की उसने। तो मैं चला गया काम के आगे, फुरकान सेंटर पर निस्तर रोड के सामने मुझे कॉल आई, मैं वहाँ चला गया हूँ काम पे। तो पीछे लड़का आया था, एक मेरा भांजा था, एक वो शर्गिर्द था। तो जैसे वो इंटर हुए घर में तो दरवाज़ा खुला था, तो उन्होंने दूर से देखा तो ये भी इतना फ़ोन आया, मुझे कॉल की थी, उस्ताद जी घर आ जाओ। तो जैसे घर आया हूँ तो साहब ज़रा एक आगे जैसे एक बकरी का या कुर्बानी करते हैं तो खून इतना ज़िबा होता है, तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैंने अपने जो बेटे थे और मेरे वो जैसे साले थे या रिश्तेदार थे, मैंने उनको कालें की। तो मैंने कहा मेरी परी, मेरी शहज़ादी चली गई है। तो क्या हुआ तो ऐसे सारे भाग के आ गए। तो मेरा एक साला भी था, उस साली का घर वाला भी था, वो आ गया। उसके बाद 5 मिनट पहले वो आया, 10 मिनट बाद मैं आ गया हूँ। तो उस वक़्त जो क़यामत
जैसे होती है ना, तो बिल्कुल। ऐसे ही होती है, क्योंकि इतनी ज़िंदगी अच्छी गुजरी और उसके बाद जैसे मैंने उसकी हालत देखी है ना, तो देखा भी नहीं जाता था। तो कभी इधर कभी उधर, उसके आगे पीछे, और मैंने बोला इसको अब मैं हाथ कैसे लगाऊं। हम्म, जो एक कानून बिल्कुल होता ऐसे है, ही है। कानून की तरह वो चलना चाहिए। मैंने उसको हाथ, मैंने अपना रुमाल उसके ऊपर डाला, बेअदबी न हो, जैसे लोग आते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे फिर जैसे सारे आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं। आपने क्या हो 15 गया? की रेस्क्यू हाँ, की? 15 जो है ना हमने की थी, मेरे बेटे ने की थी, वो फिर आए थे, तो माशाल्लाह अच्छा उन्होंने वो काम किया। जी तो नाजरीन, परवीन कत्ल केस की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो इस केस के मुद्दई भी हैं, और परवीन की अगर बात की जाए तो परवीन का भाई भी है। तो जो बहन भाई का रिश्ता होता है, मेरा ख्याल है कि दुनिया के खूबसूरत तरीन रिश्तों में से एक रिश्ता है। तो उन्हीं से जानता हूँ कि आखिर सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद अहमद। शाहिद साहब, क्या कहेंगे, कितने साल पहले बहन को रुखसत किया था? आज से 8 साल पहले रुखसत किया था। अच्छा, 8 साल की जो ज़िंदगी गुजरी बहन की, मतलब लाजमी सी बात है, जब रुखसत करते हैं तो एक ताल्लुक तो हमेशा जी, रहता है, तो बिल्कुल। बहन का हाल अहवाल पूछने भी जाते हैं, बहन भी बिल्कुल। आती होगी, जी, लाज़मी बिल्कुल सी आती बात है आप लोगों से मिलने। तो कैसा वो जो रवाबित थे वो कैसे थे? बहुत अच्छे थे हमारे जो बहनोई हैं, माशाल्लाह जो 8 साल उनके साथ गुजरे हैं, आज तक शिकायत का मौका नहीं मिला है। माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी है, और घर भी आना जाना था। हमें तो ये हमने सोचा भी नहीं था भी ऐसा भी हमारी सिस्टर के साथ हो सकता है। कोई जब- नान नफ़के का भी मामला नहीं नज़र आता? कोई कुछ ना भी नहीं। मुआशी तंगी थी कि कुछ जिस वजह नहीं से थी। ऐसा कुछ हो? बिल्कुल कुछ नहीं थी। तो घर भी आती थी, बहनोई भी हमारा साथ आता, तो हमें तो कुछ भी नहीं ऐसा लगा भी या इसके साथ ऐसा भी हो सकता है, या हमारे बहनोई का भतीजा जो है इसके साथ ऐसा कर सकता है कुछ गोल्ड की वजह से। हमारे दिल में, जहन में तो ऐसी कोई भी बात नहीं आ रही थी। अच्छा, जब आपको इत्ला दी जाती है, जी। जब आपको पता चलता है, जब आपके बहनोई की कॉल आई होगी जी, कि मतलब बिल्कुल। ऐसा हो गया है, जी। तो जब आप आए हैं, वहाँ पहुँचे हैं, तो क्या मामला देखे आपने सारे? मामलात जो थे वो देखने के नहीं थे। ज़ाहिर सी बात है, हमारी सिस्टर थी, जो उसके साथ हुआ गया, जो उसके साथ सलूक किया गया है, उसके वजूद के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर सारे निशानात थे, ज़ख़म थे, सिर भी फटा हुआ था। तो हम तो वैसे भी जब बताया हमारे बहनोई ने घर पे फ़ोन किया, तो हम तो उस टाइम भी मर गए थे। ये तो नहीं, ये हो नहीं सकता। हमारी बहन तो किसी के बिल्कुल, साथ पाँव से झगड़ा ज़मीन नहीं निकल करती। जाती बिल्कुल। है कि मतलब जिसको कल तक हम जी। हंसते खेलते छोड़ उसके के आए साथ थे। 5 दिन 4 दिन पहले मेरी अम्मी की बात हुई है, मेरी जो है ना बहनोई, छोटा बहनोई है, उसकी बात हुई है, मेरी सिस्टर की उससे 1 दिन पहले बात हुई है। हमें तो ये गुमान भी नहीं था जो है ना हमारी सिस्टर जो है ना ऐसा हो गया है। कुछ जैसे दिन पहले ही वो उम्रा करके आई थी, उम्रा करके तो ये मुलाकात अम्मी भी को हुई भी होगी। करा के आई हुई है। अच्छा। जन्नत कमाई है उसने, तो 15-20 दिन हो गए। उसने बोला भी है, घर भी आई थी, खरीद भी की हुई है। उसके बाद जो है ना अपना जैसे बस अल्लाह कोई जो है ना, हमारी अदालत अल्लाह ही करेगा, आगे कोई मुझसे नहीं बोला जाता है। जैसे उसकी शक्ल याद आती है ना, दिल आंसू रोता है। अच्छा, बहुत ही जब ये सारा मामला हुआ, जब आपको वहाँ बुलाया गया, कितना टाइम लगा आपको पहुँचने में? मतलब हमको आने में सफ़र 2 घंटे का है, हमें जो है ना 1.5 घंटा लगे। ज़ाहिर सी बात है, ये कत्ल था और हमें भी जल्दी थी भी, कैसे मारा है या हाँ, कैसे जल्द से जल्द पहुँचे, जल्दी देखें मामलात पहुँचे क्या भी, हैं। मामलात क्या हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखा? पुलिस वहाँ पहले से मौजूद थी? जी, पुलिस मौजूद थी। ठीक है। आपकी बहन उस वक्त वहाँ मौजूद ही थी? जी, मौजूद ही थी। ठीक है। जी। तो उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई करती है, जो सारा जी। 15 की पहले से जी, ऑलरेडी की वो जा मेरा चुकी बहनोई भी था छोटा, और बड़ा भी आ गया था। इन्होंने जो है ना 15 भी की है, और माशाल्लाह पुलिस भी टाइम पे पहुंची है, आला अफसरान भी टाइम पे आए हैं, मीडिया भी आई थी, तो वो आ चुके थे शुरू सभी। में क्या लग रहा था कि जब वहाँ मौके पे पहुँचे सब कुछ, तो क्या ऐसा लग रहा था कि क्या हो सकता उस है? टाइम हमारे जहन में ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी। हमें जो है ना मतलब दिमाग माउफ बस हुआ था कि कुछ सोचने समझने की सलाहियत सलाहियत खत्म हो नहीं थी। हमने जब जैसे सिस्टर की शक्ल देखी है ना, तो हमें तो कुछ भी, ये भी गुमान नहीं था क्या करें क्या नहीं करें। जैसे उसके मुंह के ऊपर सारे ब्लड था, या उसको निशान थे, इधर कम से कम चेहरे के ऊपर 5 निशान थे, सिर के ऊपर जो है ना 2 बड़े बड़े निशान थे। अपना छुरी जो है ना उसके साथ जो है ना, जैसे वो तो अभी वो रिपोर्ट होती है जो वो आएगी, उसमें जो है ना मज़ीद ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन जो ज़ख़म थे ना वो बहुत गहरे थे। अच्छा, तो जब उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और जब आपको पता चला कि आपके मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं, जी, तो किस तरीके से कुछ थोड़ा सा दिल को ठंडक, क्योंकि ये जो ज़ख़म है, ये तो ज़ख़म ऐसा है सारी ज़िंदगी नहीं भूल भूल हो सकते, सकता। जी। बहन भाइयों का रिश्ता ऐसा होता है कि जब बचपन से साथ रहे होते जी, हैं, यादें जब तक ताज़ा आप रहती जिंदा है। हैं, जी, यार तो वही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी बहनों को भुला सकें। सकें। जी, ठीक है। तो लेकिन जब
आपको पता चला कि मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो कुछ मरहम उस जख्म पे आया? जी कुछ तो सुकून जी मिला? बिल्कुल हुई है, खुशी हुई है भी, चलो हमारे जो है ना सिस्टर के कातिल तो जो है ना पकड़े गए हैं, लेकिन जो जाने वाला होता है वो तो वापस वो नहीं वापस आता है। नहीं आ लेकिन हमारी जो है ना दरख्वास्त है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से भी इनको जो है ना सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जैसे हमारी सिस्टर के साथ इन्होंने किया है इनके साथ भी ऐसा किया जाए। और पुलिस को मैं यही कहूँगा, इनकी बहुत ही मेहरबानी है, हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है, इतना जल्दी जो है ना कातिल को ट्रेस किया हुआ है, तो हम जितना भी शुक्रिया अदा करें पुलिस का बहुत कम है, हमारे साथ बहुत ताउन कर रही है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मामलात हैं वो काफ़ी गंभीर थे, क्योंकि जब एक इंसान देखता है कि 8 साल से उसकी बहन हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है और एक कॉल आती है और उसमें पता चलता है कि उसकी बहन का कत्ल कर दिया गया, तो वो एक ऐसा लम्हा होता है जो सोचने समझने की सलाहियत इंसान की ख़त्म कर देता है। लेकिन जो हुक्म रब्बी है कि वो लोग सारे वहाँ पहुँचते हैं और जब वहाँ पहुँच के हालात देखे जाते हैं तो वो सानिया किसी क़यामत से कम नहीं होता, क्योंकि मारने वाले ने कि इस किस्म का तशद्दुद किया था, वो बेईमाना रवैया वहाँ इस्तेमाल किया गया कि जो अल्लाह की अमान, अल्लाह की पनाह मांगता है हर इंसान उससे, कि वो जिस तरीके से वो परवीन बीबी के साथ सलूक किया गया कि एक कत्ल कर देना और इस बेईमाना तशद्दुद के साथ कत्ल कर देना, तो ये उस वक्त सबसे बड़ा सवालिया निशान था हमारे इन्वेस्टिगेशन इदारों के लिए कि आखिर ये ब्लाइंड मर्डर किया है तो किया किसने है। तो फिर इसी तरीके से पुलिस जिस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन लेके चलती है, तो ये सारे मामलात हम छोड़ते हैं पुलिस के लिए, जब उनसे बात करेंगे कि आखिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू की, किस तरीके से क्लू मिले, कौन सा वो एक ऐसा मोड़ था जहाँ पुलिस थोड़ी सी मुतमईन हुई कि अब वो शायद मंजिल के करीब हैं, और किस तरीके से वो मुलजिम को गिरफ़्तार करने में कामयाब हुई, और मुलजिम के फैसिलिटेटर कौन कौन है। ये सारे सवालात का जवाबात लेने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो परवीन बीबी के बहनोई हैं, उनकी छोटी बहन के शौहर हैं, तो वो एक बिरादरी इज़्म में तो एक दूसरे के ताल्लुकात मतलब एक रिश्ते पहले से ही मौजूद होते हैं, तो उनसे जानता हूँ कि आखिर वो किस तरह से सारे मामले को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। अब्बास साहब क्या कहेंगे, मतलब जो ये परवीन बीबी थी कब से जानते थे इन्हें? सर उन्होंने पाला भी मुझे, उन्होंने मुल्तान भेजने वाली भी वही है, उसका बड़ा भाई है वो है, उन्होंने मुल्तान मुझे उन्होंने 10-12 साल पहले यहाँ पे सही काम पे रखा था। अभी जैसे मतलब बहनों से बढ़कर ताल्लुक था आपका उनसे? उन्होंने पाला भी मुझे, उन्होंने ऐसे बचपन से इसका मतलब उनके साथ हमारी। और फिर आप मुल्तान में ही थे तो ज़्यादा ताल्लुक भी मतलब मुलाकात होती ही रहती है? सर मुलाकात होती रहती थी। अभी थोड़े अर्से पहले उम्रे से आई है, एक मुलाकात हुई है उससे, जब फोत हुई उससे एक दिन पहले बात हुई है, बुलाती रही है। मैं ड्यूटी पे था, डॉक्टर इमरान अजीज़ साहब के पास होता निश्तर रोड पे, तो मैं ड्यूटी पे बैठा था। मैंने कहा मैं आज तो नहीं आ सकता, कोई काम आए हो तो बता दें। कहती है अगर आप आने से तो फिर मैं बताती भी नहीं। तो उस दिन बात हुई है। फिर इतवार वाले दिन जब ये वकूआ हुआ है उस दिन व्हाट्सएप पे मेरी बात हुई है उससे। मेरी ना मिसेज के कपड़े लेने जाना था हमने, तो मैंने कहा व्हाट्सएप पे बात ये हुई है कि मैंने कहा कपड़े लेने जाना है, अगर आप फ्री होंगी तो मेरे डॉक्टर साहब आते हैं 1 से लेके ना 12:30 से लेके 3-4 बजे तक होते हैं, जैसे जाएंगे कपड़े लेने चलेंगे। उसने कहा ठीक है। तो मैं ड्यूटी पे था, डॉक्टर साहब हमारे 3-3:30 बजे उधर से निकले हैं। उसके बाद हमने खाना खाया, खाना खा के मैं वहाँ से निकला हूँ। तो मैं रास्ते में था, बाजी को ना 3-4 कॉलें किए हैं, भाई उसको कौन तैयार हो, मैं आ रहा हूँ कपड़े लेने चलते हैं। तो उसने कॉल नहीं उठाई। जब मैं उसकी गली में पहुँचा हूँ, 2 लड़के मौजूद थे जो मेरी सिस्टर से फौत हुई है उसके खामद के शिगिर्द थे। तो उसने कहा अंदर ना जो सारा खून है। मैं किस चीज़ का खून है? उसने कहा वो मतलब आपको नहीं पता था, इत्तला नहीं मिली थी ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली थी। मैं वैसे कपड़े हाँ, आपकी तो पहले से कमिटमेंट थी कि मतलब मैंने मिलना है, आप वो बहन को लेके जाना है अपनी बीवी की शॉपिंग जी शॉपिंग के लिए। ठीक है। तो जब उधर गली में पहुंचा, 2 लड़के खड़े थे, वो मुझे अंदर जाने के लिए रोक रहे थे। तो मेरी सिस्टर भी थी, साली भी थी, हमारा पुराना करीबी रिश्ता था। तो मैं नहीं रुका, मैं अंदर चला गया। जब अंदर जाके देखता हूँ तो इतना खून था तो हमारे खुद के भी होश उड़ गए। तो मैंने सबसे पहले ये किया, मैंने उसका हाथ चेक किया। मैं कहा अगर उसकी नास चल रही है, कुछ सांस है तो किसी की मदद लेके, क्योंकि आपका मेडिकल फील्ड से ताल्लुक था तो थोड़ा सा आपने कोशिश की कि चेक कर लो, देख लूँ अगर कुछ सांस है तो किसी की मदद लेके। जब मैंने हाथ लगाया मुझे नहीं हुआ कि इसका भी सांस है। तो उसके बाद मैंने घर वालों को इतला दिया, मैंने कहा ऐसे ऐसा मसला हो गया, आप ना पहुँचे। तो वो घर से फिर रवाना हो गए। उसके बाद 15 भी किया है, रेस्क्यू वालों को भी कॉल किया है। तो वहाँ पे फोरेंसिक लैब वाले, पुलिस वाले, जो अपना गोलगास्ट की टीम थी वो भी पहुँची है, SHO साहब भी पहुँचे, SSP, सारा जो अमला था वहाँ पे मौजूद पहुँचाया था। तो उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ है।
उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। हम गोलगाश्त थाना मुल्तान की पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। इन्होंने बहुत कमाल से मुजरिम को ट्रेस किया है, क्योंकि ये अंधा केस था, किसी के ऊपर ना शक शुबह था हमें, ना हम किसी को ऐसे दिमाग में मतलब आप वो शख्स थे जो सबसे पहले पहुंचने वाले थे, अभी पुलिस भी नहीं पहुंची थी, ऐसे मतलब आप वहां पहुंच जाते हैं और वो क़यामत खेज जो मंजर था वो आप अपनी आंखों से विटनेस करते हैं। सर ऐसा मंजर था, अभी भी हमारा जिस्म काम नहीं कर रहा, ऐसे लगता है हमारे जिस्म जान भी नहीं है। तो ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा, हालांकि हम मेडिकल फील्ड में हमें हर वक्त ऐसे वाक़या देखते रहते हैं, देखने को मिलता जब अपने साथ हुआ तो फिर पता चला ये कितना तकलीफ होता है। तो अभी भी हमारे जिस्म सही तरीके से काम नहीं कर रहे। हम CPO साहब, SSP साहब, SHO साहब, गोलगाश्त की बाकी सारी टीम को असा इसको खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और हमारे जो मुजरिम थे उनको 2-3 के अंदर ट्रेस करके उनको गिरफ्तार कर लिया है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ ये वो वक़ुआ है जहाँ वो क़यामत खेज़ मंज़र देखा देखने वालों ने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जब यहाँ सब कुछ सफाई वगैरह हो चुकी है, लेकिन वो आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ विंडो में एक ये सारी उस वक्त का जो क़यामत खेज़ मंज़र था वो आप मेरी साथ वाली विंडो में देख सकते हैं कि यहाँ आखिर वो क़यामत कैसे गुजरी। तो यही चरपाई थी, यही मौजूद थी, वो खातून अकेली यहाँ बैठी थी। इंसान अपने घर में बहुत पुरसुकून तरीके से बैठा होता है, क्योंकि घर वो जगह होती है, वो छत होती है जिसे वो अपना समझता है, जहाँ वहाँ हर तरीके से पुरसुकून में बैठा होता है। और जब दरवाज़ा बजा होगा तो मेरा ख्याल है कि जब वो उठकर गई तो जब आगे जाकर उन्होंने देखा कि उनके वो शौहर का भतीजा, जब वो शौहर का भतीजा था तो लाजमी सी बात है रिश्ते में वो उनका भी भतीजा लगता था। तो वो आराम से दरवाज़ा खोल दिया गया और वो शख्स वो जब अंदर आता है तो वो फिर उसी मुतमईन तरीके से बैठ जाती हैं कि हाँ ये तो अपना बच्चा है, और वो यहाँ बैठ के जो भी अपना काम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी, वो हो जाती हैं, मुतमईन होती हैं कि ऐसा मामला कोई है नहीं। तो फिर जिस तरीके से वो बताया गया कि यहाँ मतलब ये जो जगह आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा किचन टाइप है, क्योंकि एक सिंगल फैमिली रहती थी यहाँ। तो वो ये यहाँ जब वहाँ सारा खून बिखरा पड़ा होता है, जैसे पुलिस वहाँ मौके पे पहुँचती है और मौका मुलाहिज़ा किया जाता है तो कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिस पे खून के धब्बे ना हो, खून के लोथड़े ना हो। तो फिर जो भी सारा मामला हुआ तो जो वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो कि हर केस के लिए एक इंतहाई इम्पोर्टेंट शख्सियत होते हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर सारा मामला क्या था, जब मौके पर वो पहुँचे तो सब कुछ क्या हुआ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर सारा वाक़या क्या था, किस तरीके से पुलिस को इत्तला मिलती है और फिर पुलिस किस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड करती है, और फिर जब वक़ूए पे पहुंचते हैं तो क्या सारे इंकशाफात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद साहब, क्या पुलिस को किस तरह इत्तला मिली, पुलिस ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया? 15 पे इत्तला मिली, हम फौरी तौर पर यहाँ पहुँचे। जब पहुँचे इधर देखा इस जगह पे मकतूला की लाश पड़ी है और खून में लथपथ है। फौरी तौर पर हमने रेस्क्यू किया उसे और PFSA टीम को बुलवाया और अपने अफसरान को बुलवाया, वो भी मौके पे आ गए। PFSA टीम ने तमाम शहादतें कलेक्ट की। उसके बाद मुलजमान जो जाते हुए छुरी ये साथ ही वाशरूम में वहाँ फेंक गए थे वो भी कलेक्ट किए, वो आगे PFSA ने लेबॉरेटरी में भिजवा दिए, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छा जावेद साहब, जब यहाँ पहुँचते हैं, जब मौका मुलाहिज़ा होता है तो क्या लगता है, मतलब एक ब्लाइंड मर्डर होता है कि किसी को किसी पे कोई शक नहीं है, तो क्या किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और कहाँ वो क्लू मिला, कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ पुलिस को लगा कि अब वो अपने मंजिल के करीब है? हमने फौरी तौर पर IT के जो इंचार्ज है उनको बुलवाया, यहाँ की जियो फेंसिंग कराई। शुरू में हमें शक था कि शायद कि इसके खामद ने ही कत्ल किया हो। हमने उसको भी इंटरोगेट किया, इसके दूसरे बहनोई अब्बास को भी इंटरोगेट किया, लेकिन वहाँ हमें कोई क्लू ना मिला। बाद में IT के ज़रिए जो जियो फेंसिंग कराई, फिर पता चला कि ये जो इरफान है मकतूला का खामद, इसने पैसे दिए हुए थे अपने भतीजे को 56,000 रुपये बकरे की ख़रीदारी के लिए। बार बार उनके पास इसके इरफान के दूसरी बीवी के जो बेटे हैं वो गए हैं बकरा लेने के लिए, लेकिन वो इनकारी हो गया। और जियो फेंसिंग की टीम के ज़रिए भी डाटा कलेक्ट किया और डाटे के ज़रिए जब हमने एक दूसरे के रब्ते किए, चेक किए और वो फिर कड़ियाँ मिलती गई और मुलजिम की लोकेशन वक़ूआ के वक्त यहाँ पर गई। ठीक है, मतलब फिर वहाँ वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से लगा कि अब काफ़ी करीब है पुलिस।
तो उनको ऐसे- जब अरेस्ट किया गया तो फिर जब उनको इंटेरोगेट किया गया तो कुछ मुश्किल हुई या मतलब नहीं? नहीं, उनको जब इंटरोगेट किया गया उसने समझ लिया कि मैं इस वकूए का मुलजिम हूँ और उसने इकरार जुर्म कर लिया, मतलब इतराफ़ कर चुका इतराफ़ वो। कर लिया। अच्छा जावेद साहब, किस बुनियादों पे जिस तरीके से हमने ये डेड बॉडी देखी और तमाम जितना भी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया तो बहुत पूरी तरीके से बेईमाना तरीके से ये कत्ल किया गया। हालांकि मतलब कत्ल वो कोई अगर कोई ऐसी ख़ास दुश्मनी ना हो तो मतलब बस कत्ल ही करना मकसद था तो मतलब वो आराम से भी किया जा सकता था, लेकिन इतना जो ये स्पेसिफिक कत्ल देखा गया तो इसको इस हिसाब से भी इंटेरोगेट किया गया। हाँ, मकतूला को शौक़ था ज़ेवरात पहनने का। सही। उसका उसका जो भतीजा था उसने एक तो इनके बकरे की मद में पैसे देने थे और दूसरा कोई कर्जा जात वगैरह उतारने थे। वो जिस इलाके में रहता है वहाँ उनके क्रिमिनल के साथ ताल्लुकात भी था। उन्होंने फोर्स किया कि अगर आपने ये कदम ना उठाया, ये वारदात अपनी चच्ची के जरिए, क्योंकि वो अकेली रहती है और खुश अखलाक गुफ्तार है, ठीक है, और उसका आना जाना भी था इधर, अगर ये काम ना किया तो तुम किसी सूरत आगे मजीद ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगे, सही, फंस जाओगे। उसने वो बालियाँ छीनने के लिए ये कदम उठाया और उनकी फोर्स करने पे, जो दो हरकत और है ना, उनके फोर्स करने पे ये सारी वारदात की। जी तो नाजरीन, मुजरिम कितना ही शातिर हो, कितना ही चालाक हो, वो कोई भी प्लानिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन कहते हैं कि कत्ल खून छुपता नहीं आखिर। लेकिन अगर कत्ल खून जल्द ट्रेस हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वही इंसाफ है कि जो फौरी तौर पे फराहम किया जाए। तो यहाँ थाना गुलगश्त की पुलिस की टीम को अप्रिशिएट करने की वाकई ही ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ तनकीद की जाती है वो तनकीद भी बराए इस्लाह होती है, और वहीं जब कोई अच्छा काम हो तो अप्रिसिएशन भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ मुल्तान, स्पेशली मुल्तान पुलिस और जो सादिक टोगर साहब की सरबराही में जिस तरीके से इस केस पे काम किया गया उसमें सलूट के हकदार हैं। तो यहाँ मैं भी ये कहना चाहूँगा इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और उन इदारों से जो मतलब इंसाफ फराहम करते हैं कि खुदारा इंसाफ का जो निज़ाम है उसको फास्ट ट्रैक पे लाया जाए, ताकि जल्द अज जल्द इंसाफ जब मिले तो फिर मेरा ख्याल है कि जो आपकी जराइम की रेशो है वो इंतहाई कम होती चली जाएगी। देखते रहिए मुजरिम कौन। अच्छा, जब ये सारा मामला होता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस टीम्स वहाँ पहुँचती हैं, पुलिस के अफसरान भी पहुँचते हैं, पुलिस के दूसरे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, PFSA होती है, मौका मुलाहिज़ा होता है, सारा जब कुछ हो जाता है तो फिर मतलब जो पुलिस कार्रवाई करती है तो कैसे आपको रिस्पांस मिला, पुलिस ने कैसा रिस्पांस दिया? वो तो उसी वक्त तो हम आ गए थे थाने, रिपोर्ट कराने के लिए आए थे, फिर इधर से जो रिपोर्ट होती थी वो उसके बाद हम चले गए थे निस्तर पे, वो बॉडी पासपोर्ट वो बॉडी फिर लेके हम जतोई चले गए थे, हेड बकैनी, वहाँ पर उसका जनाजा हुआ था। तो उसके बाद दूसरे दिन जो है ना हमें ये थाने वालों ने मुझे बुलाया, मेरे बेटे जो वो बुलाए थे उन्होंने, तो हम इधर आए थे। तो इन्होंने जो जो बातें हमसे पूछी हमने क्लियर बता दी थी। तो उसके बाद हम 2 दिन ऐसे वैसे उनकी शक के दौरान पे, लाजमी सी बात है कि जब एक ऐसा इतना बड़ा सानिया होता है, इतना बड़ा वाकया होता है तो शक तो सब पर जाता है, और पुलिस का काम है ये कि वो जब वो आपको इंटेरोगेट करती है, आपसे इंटरव्यूज करती है, तो मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। अगर आप क्लियर हैं तो मेरा ख्याल है कि किसी की कोई मसला नहीं। हाँ जी माशा। तो वो फिर साहब जब एक इंसान कातिल नहीं मिलता तो अपने दिमाग भी सोचता है कि वो तो दुश्मन नहीं है, वो तो दुश्मन नहीं है। आपको भी सभी मुजरिम लग रहे होंगे? हाँ जी, ऐसे मुझे तो सारे मोहल्ले वाले लग रहे थे, तो हर जगह पे मेरा शक जाता था। तो ये जैसे फिर रात को एक भतीजे का कोई इंटरव्यू मेरे बेटे से ले, उसने कहा कि ऐसे मसला है कि वो मैं वहाँ से गेहूँ कबीर वाले से बकरा लेने, तो मेरे साथ ये बंदा था, तो इसने मेरे साथ धोखा किया था। तो इन्होंने फिर माशाल्लाह वो ट्रेस किया उसको। तो ट्रेस के दौरान वो फिर उन्होंने बताया मेरे बेटे ने कि वो भतीजा ही था, उसने जुर्म किया। जैसे पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, उसको इंटेरोगेट किया गया, तो उसने अपने जुर्म की एक एक चीज़ की मतलब इतराफ़ किया। हाँ जी, वो मान गया। वो आपका क्या रिश्ता है उससे? तो वो भतीजा था। अच्छा। तो फिर ज़्यादा अफसोस बढ़ गया कि ये अपने भी ऐसे होते हैं, तो अपनों भी ऐसा उन्होंने किया है, मतलब सगा खून भी ऐसा कर सकता है। खून भी ऐसा हो तो फिर दुख जो है फिर ज़्यादा बढ़ गया। आज क्या अपील करना चाहेंगे रियासत से? रियासत से कि मुझे एक इंसाफ मिला जाए, चाहे वो भतीजा हो, बाप हो, कोई भी हो, लेकिन इतना हादसा जो किया जाए इस चीज़ का मुझे इंसाफ मिला जाए।
अक्सर ऐसे केसेस में देखने में आता है कि जब भी मतलब इस किस्म का मामला होता है जहाँ फैमिली इन्वॉल्व होती है तो फैमिली के इकट्स होते हैं, प्रेशर आता है तो माफ़ी के लिए, तो आप पर ऐसा कोई प्रेशर आना शुरू हुआ है? नहीं, अभी देखो जो हमारी फैमिली है ना उसमें कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं ये अभी अगर जेल में है इसको फांसी दो, ये निकलेगा और काम करेगा, उससे बेहतर है इसको फांसी भी मिल जाए, हमें इंसाफ मिला जाए, हमें ऐसे कोई खुशी नहीं कि ये बाहर निकले। मतलब माफ़ तो नहीं करेंगे? माफ़ नहीं, हम माफ़ नहीं करेंगे इसको, बिल्कुल माफ़ी चाहिए नहीं, क्योंकि जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि मिलनी चाहिए अगर सर। मुआशरे में सज़ा का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो जी, बिल्कुल जुर्म बढ़ता जाएगा। सर, बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ऐसा ताउन किया हमारे साथ, तो उसका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। जी तो नाजरीन, परवीन कत्ल केस की बात की जाए तो इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो थाना गुलगश के सीनियर हाउस ऑफिसर उमर फारूक मेरे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानते हैं आखिर ये सारा वाक़या क्या था, पुलिस को इत्तला कैसे मिलती है और पुलिस इस पर रिस्पॉन्ड कैसे करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। उमर फारूक साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बहुत कीमती वक्त से अपने रोही टीवी को वक्त दिया। क्या था ये सारा मामला, किस तरीके से पुलिस को इत्तला मिली, फिर पुलिस ने किस तरह से इस पर रिस्पॉन्ड किया? जी, तारीख थी 17 मई 2026। ठीक है। इतवार का दिन था। तो 15 पे इत्तला मिलती है पुलिस को कि किसी खातून को बड़ी बेरहमी से छुरी के वार से कत्ल कर दिया गया है। ये इत्तला चूँकि बड़ी हीनियस इत्तला थी, खातून का मामला था, और जिस तरह से 15 पे कॉल चली थी पूरे ज़िले में बड़ी अफरा तफरी और बड़ी बेचैनी का आलम था। हम मौके पर पहुंचे तो उस वक्त 1122 को बुलाया जा चुका था। तमाम अफसरान मौके पे आए। जब मौके पे जाके विक्टिम की कंडीशन देखी तो 16 इंजरीज़ उसके सर पे, गर्दन पे, जिस्म पे, कानों पे मौजूद थी और हर तरफ ब्लीडिंग थी, ब्लड ही ब्लड था। वो कहते हैं कि मतलब जो वो मौका होता है, वकूआ होता है, वो खुद बोलता है। तो उमर फारूक साहब, जब वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहला इंप्रेशन क्या गया, क्या लगता था कि मतलब जिस तरीके से मतलब कत्ल किया गया था वो तो लगता था कि कोई बहुत बड़ी दुश्मनी है, कोई हैरत का मामला है कि जिस बेरहमाना तरीके से उस खातून को कत्ल किया गया। तो लेकिन जो पुलिस अफसरान होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती हैं, तो वो जब वहाँ पहुँचती हैं तो उन्हें क्या लगता है? देखिए, जब हम मौके पे गए हैं तो एक बड़ा हुक आलम था। सैकड़ों की तादाद में लोग, मोहल्लेदार मौजूद थे, जो बड़ा क्राउडेड एरिया है। आपने अगर देखा हो, बड़ा क्राउडेड एरिया, बड़ा हुक आलम था वहाँ पे। जब मौके पे पहुँचे तो काफ़ी शकुक व शुबात ने जन्म लिया हमारे दिमाग में, और उनके कानों में बालियाँ भी नज़र आ रही थी। तो हमें एक ये भी एंगल था कि शायद इनके पीछे किसने आके, क्योंकि अकेली रहती थी, मर्डर कर दिया हो। लेकिन मौके पे कोई भी हम चीज़ हम कंक्लूड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर था और बड़ा ब्रुटल मर्डर था, पूरे इलाके में खौफ व राज था। हम मौके पे किसी चीज़ को कंक्लूड नहीं कर सकते थे जब तक कि हम तमाम शवाहिद इकट्ठे ना करते। फिर हमें मौके से छुरी भी मिली जिससे कातिल ने मर्डर किया हुआ था। मतलब आलाए कत्ल? जी, आलाए कत्ल मिला। PFSA को बुलाया गया। PFSA चूँकि आलाए कत्ल से हमें DNA भी मिल सकता है। हम जब असल मुल्ज़िम को पकड़ते हैं जिस पे हमें शक हो, हम उसका DNA भी करा सकते हैं और वो छुरी के ऊपर उसके DNA भी हमें मिल सकता है, वो इम्प्रेशंस वगैरह। इस मौके को बड़ी बारीक बीनी से हर अफसर ने खुद आके प्रोसेस किया ताकि कोई ऐसी एविडेंस ना रह जाए कि इन फ्यूचर हमें ये कोई शहादत ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव केस था। तो मौके से लोगों के बयानात लिए कि सब ने लाइलमी का इजहार किया। हमसायों ने बताया कि हमने कोई चीख पुकार नहीं सुनी। ये सबसे बड़ा अलमिया था कि मतलब इतना ज़्यादा तशद्दुद हुआ है, मतलब कत्ल किया गया है और किसी ने कुछ नहीं। और जिस उस एरिया में मैं खुद गया, मैं मौके पे वहाँ गया हूँ, वहाँ जाके मैंने रिपोर्ट किया, लेकिन बिल्कुल दीवारों के साथ दीवारें जुड़ी हुई हैं और बहुत छोटे छोटे घर हैं और क्राउडेड घर हैं कि एक घर में 7-7, 8-8 लोग रहते हैं। लेकिन इस चीज़ से हमें एक चीज़ जाहिर हुई कि जो मारने वाला था वो जानने वाला था। सही। क्योंकि शोर ना होना उसमें जो पहला वार हुआ है वो इतना ज़ोरावर हुआ है कि उसने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। और जो लोग बताते थे, जो इसके लवाकिन बताते थे कि वो इतनी मजबूत खातून थी कि 2 बंदों के साथ वो मज़ामत कर सकती थी और उन्हें काबू कर सकती थी और बड़े मजबूत असाब की मालिक थी। बरकैफ
हमने ये मौका देखा। चूँकि मकतूला की भी दूसरी शादी थी, उसके शौहर की भी दूसरी शादी थी, बड़े शकूक व शुबहात इनके पहली ज़िंदगी पर गए, लेकिन हम तब तक किसी को अरेस्ट नहीं करते जब तक कोई सबूत काबिल गिरफ्तारी सफ़ा मिसल पे ना आ जाए। हमने उन शहरों में टीमों को तश्कील दिया, आईटी की टीमें आईं, सीआरओ की टीमें आईं कैमरा जांच चेक करने के लिए। आईटी की टीमों ने इवन जियो फेंसिंग उसी फेस में की जिस फेस में हम इनिशियल एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, उस फेस में इस मौके की जियो फेंसिंग हो चुकी थी। और अफसरान बाला के हुक्म से, अफसरान बाला के इंटरेस्ट से हमें डाटा भी बहुत अर्लियर मिल चुका था कि इस इलाके में कौन कौन लोग आए हैं और कौन कौन लोग यहाँ से गए हैं, किसकी क्या एक्टिविटी इस इलाके में रही है। क्या टाइम क्या था इस वाक़े का? पौने 4 बजे। पौने 4 बजे जो गवाहान हैं, जो मकतूला का शौहर चूँकि इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, तो पौने 4 बजे वो खाना लेने घर जाते थे। जब वो खाना लेने घर गए तो उन्होंने देखा कि हर तरफ ब्लड है, दरवाज़ा खुला हुआ है, लाश पड़ी हुई है, बदल हो गए, 1 कॉल हो गई। पौने 4 बजे दोपहर का टाइम था और दिन दिहाड़े कत्ल था ये। चूँकि उस गली में कैमरा जात कम थे तो हमें अपना बढ़ाना पड़ा एरिया। हमने हर गली को कार्डन किया, सड़क के हर कैमरे को कार्डन किया, सेफ सिटी से हमने डाटा लिया। हमारी सीआरओ ने जगह जगह घरों में जाके कैमरास के डाटा कलेक्ट किया। तो हमने फिर जो मकतूला के शौहर की पहली बीवी है, उसके घर की गली के कैमरे हमने कलेक्ट किए कि शायद यहाँ से कोई ना गया हो। चूँकि हमारी सोसाइटी में होता है कि दूसरी शादी हो तो वो एक ग्रज रखी जाती है, बिल्कुल रंज होता है, लेकिन वहाँ भी जाके हमें ये स्मेल नहीं आई कि पहली बीवी को रंज होगा। बड़ी खुशहाल वो रह रही थी पहली बीवी भी। उसने कहा कि ये मकतूला हमारे ख़ानदान में ऐसे आगे घुल मिल गई थी कि जैसे हमारा एक फ़र्द हो। हाँ, लगता ही नहीं था कि गैरों में से। ये बात सुन के ना हमें इस बात पे यकीन तो नहीं आता था, लेकिन जब उनके हमसायों ने बताया कि उसका पहली बीवी के घर आना जाना ऐसे ही था जैसे सगी बहनें हों, तो फिर हमें यकीन आया कि ऐसे भी हो सकता है कि इतनी। लेकिन देखिए, ये भी कत्ल की एक वजह बनी। चूँकि मकतूला नहीं जानती थी, मकतूला गैर ख़ानदान की थी, मोहब्बत की शादी थी इरफान के साथ, शौहर के साथ, लेकिन वो कोशिश करती थी कि इस ख़ानदान की गमी खुशी में ऐसे जाए जैसे उस ख़ानदान के लोग जाते हैं। ठीक है। और उनसे घुले, उनसे मिले, उनसे बात करे, नरम लहजे में बात करे। तो ये हमारी सोसाइटी में अगर आप इस खातून किसी से नरम लहजे में बात करती है तो वो अगला बंदा अगर कम ज़र्फ़ होगा, वो इस चीज़ का फ़ायदा ढूंढता है कि मैं इससे क्या फ़ायदा ले सकता हूँ। तो लेडीज़ को नरम गो नहीं होना चाहिए। ये उसी खुश इखलाकी थी, ये उसकी कमज़रफ़ी नहीं थी। लेकिन हमारी सोसाइटी में, माशरे में लोग कुछ ऐसे हैं कि जिनकी छोटी जो नेगेटिव अप्रोच रखते हैं तो वो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, वो उसे किसी और सेंस से लेते हैं। जिस हवाले से फिर मकतूला के शौहर की फैमिली का आना जाना भी इससे घर बहुत था। सही। तो हम एक हफ़्ता बिल्कुल हमने दिन रात इस पर मेहनत की, हर पहलू से इस केस को देखा। मतलब मारने वाले ने हत्तल इम्कान कोशिश की थी कि मतलब इस तरह मारा जाए कि कोई ऐसा शक बाकी ना रहे कि जिससे ये बच जाए। सर ऐसे ही लगता है, क्योंकि सर एक और भी चीज़ सामने आती है, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे उन्होंने सोना उतारा है, जैसे उनको ज़िबा किया है, को उसको वैसे गला दबा के भी मार सकते थे। ऐसे जुल्म करने की क्या ज़रूरत थी जो इतना बेदर्दी से उनको मारा गया है। उनके गले के ऊपर भी छुरी फेरी की है, जो ये वालें उन्होंने खींची हैं, ये पासे भी उड़े हुए थे उनके। और यहाँ इस जगह पे काफ़ी गहरा निशान था। और सर जो फोरेंसिक का लैब वाले, हमने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ नफ्स के अलावा। फोरेंसिक का लैब टीम मौजूद थी वहाँ पे। जब उसको उठाया गया है तो उसके नीचे से एक कैंची बरामद हुई है। अच्छा। वो फोरेंसिक का लैब के लिए पुलिस वालों ने भिजवा दिए। और उसके बाद मैंने नहीं देखा, पुलिस वाले जो टीम थी वो कह रहे थे कि उसके वाशरूम में एक छुरी बरामद हुई है जिसका आगे वाला हिस्सा भी टेढ़ा था। और उसके बाद परफ्यूम टॉवल भी वहाँ मौजूद था। तो ये सारे जो थी वो फोरेंसिक लैब के लिए आला हुकूम ने भिजवाई हुई है। उसकी रिपोर्ट आने वाली होगी, शायद सर को पता होगा। वो सारे शवाहिद जमा करके लाज़मी सी बात है कि वो उसको वो लैब पे सर हम ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी सिस्टर के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बेशक। क्योंकि ऐसी कोई वजह भी नहीं थी जैसे उसके साथ जुल्म किया गया। हम वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा को, वज़ीर आज़म साहिबा को हम दरख्वास्त ये करना चाहते हैं कि जैसे हमारे सिस्टर के साथ जुल्म हुआ है उसके हिसाब से इनके साथ भी उतना ही वो किया जाए जैसे इन्होंने, जिसे हमारे हमारा शरई कानून भी है खून का बदला खून।
तो अब रियासत से जहां अपील, वहां से रियासत से मुतमईन भी हैं, रियासत के इदारों से आप मुतमईन जी भी सर हैं। बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक मज़लूम ख़ानदान का सिर्फ़ और सिर्फ यही अपील और यही फ़रियाद करता है कि खुदा के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ दिया जाए, क्योंकि जाने वाला वापस नहीं आ सकता। और जिस तरीके से मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि जो इस किस्म के ज़ख़म होते हैं वो ज़िंदगी भर ना तो मिटाए जा सकते हैं ना भरे जा सकते हैं, लेकिन फ़ौरी इंसाफ एक वो वाहिद हल होता है कि जो शायद कुछ मरहम दे देता है, कि शायद कुछ तकलीफ़ को कम कर देता है, क्योंकि ऐसे केसेस, ऐसे सारे रिश्ते भुलाए नहीं जा सकते। देखते रहिए मुजरिम कौन। उन्होंने फिर बताया कि कबल अजीब ये दनान बता चुका था कि मेरी एक चाची है, चाची मेरे से बड़ी अच्छे तरह से मिलती है, पेश आती है, मैं उनके घर भी जा सकता हूँ। उसके कानों में 8 बालियाँ होती हैं सोने की, 8 बालियाँ होती हैं और वो बालियाँ कभी नहीं उतारती। उसे शौक़ है बालियाँ पहन के अजीज़ अकारे के घर जाने का, उसे शौक़ है सोना पहन के किसी फंक्शन पे जाने का। देखिए, जो पहली वजह इंस्टेंट जो सबब बना वो उससे कर्जा देना था उसी फैमिली का, उसी फैमिली की जो विक्टिम है वो उसके जहन में आई कि ये सोना पहन के तरफ जाती है, उसे नमूदो नुमाइश का कुछ शौक था, औरतों को सोने का शौक था। औरतों का ज़ेवर है। लेकिन हम अब कहते हैं कि अब जो हमारी सोसाइटी है, जिस तरह से जो वारदात का ट्रेंड है, जो बाहर औरतें, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये CM साहिबा ने औरतों की प्रोटेक्शन के लिए खसूसी काम किया है, हमारे ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई में पर्चे कम हो गया, लेकिन एग्जिस्ट करता है ये। तो उस मुलज़म ने सोचा कि मैं जाके उससे वारदात करके उससे वो बालियाँ ले लूँगा और इन्हीं का कर्जा भी अदा कर दूँगा और बाकी मामला भी अपने देख लूँगा, जो लोग मेरे घरों पे आते हैं वो ना आएंगे। अब उसने वहाँ अपना फ़ोन नंबर बंद किया और वो इस जगह पर आ गया जो जाय वकुआ, जहाँ आपने विज़िट किया वो जाय वकुआ थी। इस जगह पर आकर फिर उसने सोचा कि मैं अब बालियाँ इससे ऐसे तो ले नहीं सकता, क्योंकि ये बालियाँ ऐसे मुझे नहीं देगी। इसने नॉक किया, मकतूल ने दरवाज़ा खोला, उसका वेलकम किया, उसे बिठाया, उसे पानी पिलाया। पानी पिला के इसने बहाने से उसे कुछ चार्जर मांगा। उसने कहा कमरे में छोटा सा मकान है 2 मरले का, आपने देखा 2-2.5 मरले का। उसने कहा जी अंदर से चार्जर है, वो रॉड ले आया, बड़ा मजबूत रॉड ला के उसने एक ऐसी ज़रब उसके सर पे दी कि वो न चीख सकी, न बोल सकी, न सुन सकी। मतलब वही ज़रब जो है वो वजह कत्ल बनी। वो ज़रब वो पॉइंट था कि जो हमने मौके पे असेसमेंट की थी कि ये चीखी चिल्लाई नहीं है, या तो मुल्ज़मान की तादाद बहुत ज़्यादा थी, या ऐसी ज़रब उसे लगी है कि वो उसे हिलने का मौका नहीं दिया। फिर चूँकि वो जान में ठीक थी, इससे ज़्यादा थी, इसके साथ 2 एक्यूज़ पहरे पे और भी थे, जो एक्यूज़ इसकी मुशावरत में थे, वो फैसिलिटेटर भी थे, पे थे, वो पहरे में थे, इयानत में भी थे। वो इसने फिर ताकि वो जल्दी काबू आए, इसने छुरियों के 16 वार किए उस पर, सर पे, गर्दन पे, पेट में, कमर पे, दोनों कानों में। फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा उसका कान का पीस गायब था, वो पीस किधर है? मैं देर करता तो मैं पकड़ा जाता। मुझे ये लग रहा था कि मैं अगर यहाँ लेट रुकूँगा, मैं एक ऐसा ब्लडर कर बैठा हूँ, एक कत्ल कर बैठा हूँ, लोग मुझे पकड़ लेंगे। तो उन्हें काटने के बजाय मैंने उसे कान काट लिया, तो वो साथ ले गया। इतना बेरहम। फिर जो जब उसने अपना ये डन कर लिया, ये काम कर लिया उसने, ये काम करके उसने आला कत्ल छुरी वॉशरूम में एक बाल्टी में डाली, वहीं उसने ब्लड बहाया, अपने कपड़े धोए, उसने अपने कपड़े धो के, और बड़ी चालाकी से वो फिर ट्रैवल करता हुआ वापस कबीर वाला पहुंच गया। तो जो उसकी फिर वापस कबीर वाला जाना, कबीर वाला से आना, और फिर एक रात कबल मुल्तान रहना, ये जो उस नंबर की मूवमेंट्स थी, इसने वो नंबर मशकूक किया। और जब हमने फिर जो उसके लवाकिन उनके बयान लिए, उनके बयानों में जब उसके बेटे का बयान लिया, फिर हम बड़े चौंक गए। हमने कहा कि भी हम अब बड़े कातिल के नज़दीक हैं, करीब है। क्योंकि हमारी जो फ़ोन नंबर था, उसकी मूवमेंट्स और जो उसके बेटे का बयान था, वो बिल्कुल मैच कर रहे थे। तो जब अरेस्ट किया जाता है तो फिर क्या ज़्यादा मुश्किल हुई उससे इतराफ़ कराने में, या नहीं वो मान गया आपकी सारी चीज़? और जब हमें उसी रोज़ हम बड़े खुश हुए, लेकिन फिर भी हमारे दिल में था कि हमने इतनी मेहनत की है, तो ये ना हो कि हम वहाँ जाएं कोई और बात निकल आए। हम सब के दिल में था, लेकिन 90% हम श्योर थे
बहुत काम कर चुके थे। हमने अपने एसपी साहब को बताया, हमने सीपी साहब को बताया, हमने एसएसपी ऑपरेशन साहब को बताया, रेड की प्लानिंग की कि हम आगे जाएंगे। जो इतना डेस्परेट है वो क्या रिएक्ट करेगा, मज़ामत करेगा या वो कैसा है। फैमिलीज चूँकि वहाँ इकट्ठी रहती हैं। लेकिन हमें शौक तब हुआ कि जब हम गए, हमने मुलज़िम को अरेस्ट किया, मुलज़िम ने कोई रेजिस्टेंस नहीं की। वो बिल्कुल शर्मज़दा आँखों से और शर्मज़दा चेहरे से उसकी आंखें नीची थीं। उससे हमने कहा कि आप बाहर आओ, वो बाहर आया, और गाड़ी में बैठा, वो गाड़ी में बैठा। उससे कोई बात नहीं की। जब गाड़ी में बैठा तो उसने सारी बात हमें बता दी। सही, मतलब रास्ते में ही उसने डिस्क्लोज कर दिया कि हाँ ये मैंने किया, ऐसे किया। हाँ, अब उसने रिकवरी भी कुछ करवाएगा, ऑन डिमांड करवाएगा। अच्छा उमर साहब, मैं यहाँ पूछूंगा कि एंड में जब पुलिस एक सफ़ाई मिसल पर सारी चीज़ें उतारती है, तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगा अपनी नाज़रीन के लिए, उन इदारों के लिए जिन्होंने इंसाफ देना होता है, कि किस किस्म की मिसल को तरतीब दिया गया है कि अब मुलज़िम को वाकई करार, वाकई सज़ा मिलेगी ताकि वो दूसरों के लिए, माशरे के लिए इबरत का निशान बन सके। जी देखें, जो मौका है, जो जाए वकूआ है, माहिरीन कहते हैं, सीनियर्स कहते हैं, हम जहाँ पढ़ते हैं वो कहते हैं कि वो बोलता है। जो शवाहिद हैं वो बताते हैं कि यहाँ कौन आया था, ये कैसे हुआ। जब आपने एविडेंसेस सिक्योर की, एविडेंसेस सिक्योर करके आपने पीएफएसए भिजवा दी, पीएफएसए भिजवा के आपने दुरुस्त मुलज़िम को पकड़ा, दुरुस्त मुलज़िम को पकड़ के उसका डीएनए करवाया, उन शहादतों से उस गिरफ़्तारी की जो शहादतें हैं उन्हें मैच करवाया, वो चीज़ें फिर वो बन जाती हैं, वो रिज़ल्ट सामने कोर्ट में आ जाते हैं कि वो किसी सूरत मुलज़िम की माफ़ी नहीं होती। पुराने वक्तों में कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी कि जिस एजेंसी की रिपोर्ट हो कि वकूआ हुआ तो ये शहादतें मौके से मिली थी। अब पुलिस ने जब मुलज़िम अरेस्ट किया तो ये शहादतें पुलिस दोबारा एजेंसी को दे रही है कि मैच करें कि क्या ये शहादतें उसी की बाक़ियात थी जो अब हम पेश कर रहे हैं। तो वो एक रिपोर्ट की सूरत में पीएफएसए देती है, जो हम जिसका चलान बनाते हैं, हम अदालत में वो पेश होती हैं, उससे मुलज़िम सज़ा होता है। अब तो बहुत आसान है। अब तो हमारे लिए हुकूमत ने, हमारे लिए पीएफएसए ने, हमारे लिए जदीद टेक्नोलॉजी ने, आईटी ने इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं कि मुलज़िम को सज़ा करवाना मुश्किल नहीं रहा। सिर्फ़ आपने मौके को दुरुस्त आपने हैंडल करना है, शहादतें इकट्ठी करनी है और आपने टाइमली उन्हें एग्जीक्यूट करना है, उन्हें जमा करवाना है। फिर जब मुलज़िम गिरफ़्तार होगा आपने वो शहादतें फिर उनकी मैच करवाने के लिए भेजनी है। वो तरीका जो है वो अगर दुरुस्त वे में चेन ऑफ कस्टडी है एविडेंसेस की, चेन ऑफ कस्टडी जब आपने मौका हैंडल किया एविडेंस की, वो कब कैसे मोहर तक पहुंची और कैसे पीएफएसए एजेंसी गई, वो ठीक हो। और जो आप बाद में मुलज़िम की गिरफ्तारी के बाद एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, वो एविडेंसेस कलेक्ट करके आप ठीक तरीके से वो प्रेजेंट कर सके तो आप जीत गए। जी तो नाज़रीन, जिस तरीके से आपने एसएचओ साहब की बातें सुनी, इंतहाई सैर हासिल गुफ्तगू थी और वो जिस तरीके से पुरुम्मीद और पुरयकीन नज़र आए कि मुलज़िम के ख़िलाफ़ जो शहादतें हैं वो काफ़ी ठोस हैं और मजबूत हैं और वो भी यकीन रखते हैं कि मुलज़िम को करार वाकई सज़ा मिलेगी। तो यहाँ मैं भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में इदारों को, उनके नए एहलकारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो भी तनकीद बराए इस्लाह होती है। तो वहीं जब कोई भी हमारा इदारा और स्पेशली जब पुलिस कोई अच्छा काम करे तो अप्रिशिएट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा किसी भी एक अच्छे ऑफिसर के लिए, क्योंकि जितने महदूद वसाइल हैं हमारे पुलिस के पास, उन वसाइल में रहते हुए जब वो भाग दौड़ करके और इतनी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन में, इंटेरोगेशन में जब उन्हें वो सारी सफलता, वो जो कामयाबी उन्हें मिलती है, तो मेरा ख्याल है कि उससे बढ़कर तो कोई और उन्हें अवार्ड हो नहीं सकता। तो जिस तरह उमर फारूक साहब बता रहे थे कि जब पूरा हफ्ता लगा, क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर के लिए जब किसी को कुछ नहीं पता तो एक एक क्लू बहुत ज़रूरी होता है और फिर वो एक एक कड़ी जब मिलती है और उसके बाद एंड में जो आपका जो मैं कहूँगा कि वो जो आपका टारगेट होता है और वो सही तरीके से जब आप उसको गिरफ़्तार करते हैं और पेश करते हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बढ़कर कोई अवार्ड नहीं होता। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के मां।